अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान नाज़िया अली और आज मैं मौजूद हूं आपके पसंदीदा प्रोग्राम शाम फैज़ के साथ। शाम फैज़ की अगर मैं बात करूं, मैं हमेशा कोशिश करती हूं कि आपकी मुलाकात करवाऊं आपके पसंदीदा ऐसी अहम शख्सियात से, ऐसे मेहमानों से जिन्हें आप टीवी पर देखते हैं। पाकिस्तान के लिए उनकी जो खिदमात हैं उसके बारे में भी जानते हैं, मगर उनकी लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं। उनका बचपन कैसा गुजरा, उनकी ज़िंदगी कैसी गुजरी, किस तरह से उन्होंने वो सब कुछ अचीव किया जिसकी बिना पर आज वो हमारे साथ मौजूद हैं। मैं पाकिस्तान की खिदमात के अंदर बात करूं, मेहमान की बात करूं, आज जो हमारे साथ मेहमान शख्सियत मौजूद हैं मोहम्मद याहिया पौलानी साहब, सीईओ हैं जो कि पौलानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के। और अगर मैं पाकिस्तान के लिए फ़ख्र की बात करूं तो माशाल्लाह से वो एक तमगा इम्तियाज़ भी हैं। पाकिस्तान के लिए उन्होंने जो खिदमात सर अंजाम दी हैं हम उस पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं उनकी जानिब बढ़ूंगी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास। और जिस तरह से मैंने अपने नाजरीन को भी बताया कि आज मैं कुछ आपको रिकॉल भी करवाऊंगी आपके बचपन के बारे में भी, लेकिन पहले मैं आगाज़ करूंगी कुछ इंसान की यादों के साथ साथ कुछ ऐसे लम्हात भी होते हैं यादगार। अगर मैं बचपन की ही बात करूं कि कहाँ पर ब्रॉडअप हुआ, किस तरह से हुआ और बचपन के अंदर किस तरह से, यानी पेरेंट्स के अंदर होता है कि कभी माँ की तरफ से सख्ती होती है, कभी बाप की तरफ से, तो आप शरारती थे, किसी की तरफ से पाबंदी थी या आज़ादी मिली हुई थी? बचपन से शरारती तो मैं बहुत ज़्यादा ही था जी। अल्हम्दुलिल्लाह अपने दादा से लेके बाप से लेके बड़े भाई की सबकी मार खाई हुई है मैंने। जब मैंने इतनी, आज मुझे अल्लाह ने इतना बड़ा नाम दिया है सबकी मार खाने के बाद। हाँ। मैंने अपने दादा को फिजिकली मैंने देखा हुआ था बहुत साल तक, 14 साल तक की उम्र तक मेरी हुई थी तो दादा का इंतकाल हुआ था। इंटायरली डिफरेंट लाइफ। बारे में पूछूंगी ना मैं, कितने बहन भाई थे आप? अल्हम्दुलिल्लाह क्या नंबर था? 4 भाई। जी। भाइयों में तीसरा नंबर, 2 बहनें, ओवरऑल मेरा चौथा नंबर। जी। हाँ, मेरे बाद एक छोटा भाई एक छोटी बहन। मगर ये सब लोग हम एक ही 2 बेडरूम, एक कॉमन रूम, उसमें मेरी फैमिली, मेरा दादा दादी सब साथ रहते थे। एक बाथरूम, एक किचन, एक टॉयलेट, इसमें सारी फैमिली रहती थी। जी। सुकून से रहती थी, जो कि अब बड़ा हमारी लाइफ स्टाइल सीलिंग फैन तक नहीं थे घर पे, इसलिए लकड़ी की छत थी। लकड़ी की छत थी तो सीलिंग फैन नहीं थे, सामने वेस्ट ओपन था। जी। और हवा ऐसी आती थी कि लोगों को कभी सीलिंग फैन की जरूरत ही महसूस नहीं हुई थी। अच्छा। ये उस वक्त की बात है। जी। 17 साल की उम्र में वो एरिया छोड़ा था। हाँ। आलमगीर रोड पे आ गए थे तो हर चीज़ पक्की देखी थी, कच्ची कोई चीज़ थी नहीं वहाँ पर। फिर उसके बाद 67 में यहाँ आए आलमगीर रोड पे। इसके बाद 74 से सामने मेरे डैडी का घर था, है, आज भी है। वहाँ 4 फैमिलियाँ रहती थी, 5 फैमिलियाँ। 4 भाइयों की शादी हो चुकी थी और मदर, फादर और दादी का भी इंतकाल मेरा वहीं पे हुआ है, इस वाले घर। अच्छा, दूसरे वाले। ठीक है। तो ये एक फैमिली लाइफ बहुत अच्छी गुजर रही थी। हाँ। मगर जिस तरह बच्चे आते गए शादियों के बाद, हर आदमी की अपनी डिमांडें बढ़ती गई। जी। हर आदमी अपनी पुरानी औकात भूलते गए, नई औकात पे आ गए। लेकिन अच्छा सर, जिस तरह आपने बताया कि उसमें बड़ी आपने यानी शरारतें की, मारे भी, लेकिन बचपन की कोई यादगार एक कोई शरारत ऐसी है भी जो अभी तक याद हो? शरारत क्या, सबको तंग करना होता था, वो लाइफ ही ऐसी थी। जी। न एजुकेशन वही थी जो गवर्नमेंट स्कूल, हमारी कम्युनिटी स्कूल थी, बहुत अच्छी स्कूल थी, यानी ब्रांडेड स्कूलें थी उस वक्त की, उसमें से लोग मेरिट पे आते थे। हाँ, हाँ। अभी तो ये इतनी बड़ी बड़ी स्कूलें उस टाइम पे भी थी, बड़ी स्कूलें थी, मगर बच्चे मेरिट के वहाँ से आते थे, इसलिए कि जब लो लेवल के गरीब लोग पढ़ते थे ना, बड़ी मेहनत से पढ़ते थे। जैसे आरिफ हबीब को आप नाम सुना है, ये भी उस मेरा क्लास फेल हो रहा है। आज देखो बिजनेस टाइकून है बहुत बड़ा। हाँ, बिल्कुल। तो ये अल्लाह ने, जब एक आदमी मेहनत करता है शुरू से पढ़ने के लिए भी, फ्यूचर बनाने के लिए, उस टाइम पे लोगों को ये चीजें नहीं थी ज्यादा। हाँ। या सिनेमा हॉल होते थे या ये एजुकेशन होती थी, या लोग क्लिफ्टन चले जाते थे, केमाड़ी चले जाते थे, मनोड़ा चले जाते थे, ये आउटिंग होती थी हमारी।
वो तो कोई आउटिंग थी नहीं। अच्छा, अगर सर मैं जिस तरह आपने बताया और मैं तो आपकी यादें रिकॉल करवा रही हूँ, तो यादें माजी, कुछ लोग कहते हैं यादें माजी अजाब है या रब, लेकिन मुझे उस अजाब में बड़ा खुशगवार आपके तो बड़े अच्छे ताज़ा झोंके दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं बात करूं जिस तरह अभी के हमारे कल्चर में, हमारी सोसाइटी में हम लोग बहुत यूज टू हो चुके हैं मोबाइल के, तो आपको कैसा फील होता है कि आप क्या चाहते हैं, अभी का आपका एक्सपीरियंस कैसा है कि वो बचपन जो मेरा था उस वक्त वो होना चाहिए था, उसके बगैर, मोबाइल के बगैर बचपन ज़्यादा खूबसूरत था, या वो मौजूद होना चाहिए था? अभी की लाइफ आपको मोबाइल के हवाले से बताएं। नहीं, मोबाइल के हवाले से तो खैर अल्लाह माफ़ करे जी। अभी उसकी वजह से दुनिया इतनी हो गई। हाँ। मेरा पोता मेरे से ज़्यादा उसकी सारी चीज़ जानता है। कभी मैं परेशान हो जाता तो मैं उसी को बुला लेता हूँ, बेटा ये सही कर दे जरा, क्या है क्या नहीं। यानी हम लोग, मैं अभी भी मोबाइल से इतना ज़्यादा इन टच नहीं हूँ। हाँ, क्लोज लेकिन फासले तो मगर कम कर दिए हैं ना, समेट दिए फासले तो सबके। इतने कम कर दिए हैं, मगर दुनिया को उस मोबाइल में समेट दिया है। जी सर, इन तमाम बातों पे भी बात करते हैं, लेकिन टाइम हो गया ब्रेक का। नाज़रीन देखते रहिए शाम फैज़, अभी वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं शाम फैज़। याया पौलानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और ब्रेक पे जाने से पहले हमने जब इनके बचपन के बारे में बात की तो ऐसा कैसे हो सकता है कि अब हम इनकी शादी के बारे में ना पूछें। सर, शादी के बारे में कुछ बताएं कि अरेंज मैरिज हुई, लव मैरिज हुई, किस तरह से, और वो यानी एज क्या थी उस वक्त आपकी? बहुत जल्दी हो गई कम एज में या कुछ लेट हुई? 26.5 साल में शादी हुई। अच्छा। अरेंज मैरिज थी जी। देखा भी नहीं था मैंने। अच्छा। फैमिली ने देख लिया। हाँ। वो उस पर हो जाती थी, पहले यही होता था। जी। फिर तो लोग आखिरी दिन देखते थे, या खुशियां महसूस करते थे या गम महसूस करते थे जी। कि चीज सही आई है कि नहीं आई है। मैं समझता हूँ जो अरेंज मैरिज होती है वो सबसे अच्छी होती है और लॉन्ग लास्टिंग होती है। जी। लव मैरिज होती है ज़्यादातर, हाँ। उसमें या आदमी की डिमांड ज़्यादा होती है या लेडीज़ की डिमांड ज़्यादा होती है, तो उसकी वजह से वो मैरिज ज़्यादा चलती नहीं है। जी। फिर हमारे यहाँ होती ज़्यादातर फैमिली में, कम्युनिटी में अपनी। जी। तो कम्युनिटी में सब एक दूसरे को क्लोजली जानते भी हैं, जी। तो वो अच्छी चीज़ है। मैं समझता हूँ अरेंज मैरिज जो माँ बाप की खुशी से हो, उनको जो खुशियाँ आप दे सकते हो, इससे ज़्यादा खुशियाँ क्या होगी कि उनकी आप खुशी में खुश हो। बिल्कुल, यानी उनकी एक फरमाइश भी कहा जा सकता है, हुक्म भी कि आप बजा लेकर आए। वो तो उन्होंने, हमने कोई फरमाइश नहीं थी, कोई डिमांड नहीं थी, कुछ नहीं था। हाँ। वरना हमारे यहाँ तो बड़ी बड़ी डिमांड है, मेरी कम्युनिटी में बड़ी बड़ी डिमांडें होती। सर, नाम बताएं ना, ये मैं जानती हूँ, लोग भी जानते हैं, लेकिन मैं खास तौर पे सुनना भी चाहती हूँ। जब आप कम्युनिटी कह रहे हैं, देखे ना कंजूसी बरत रहे हैं ये मेमन कम्युनिटी। मेमन कम्युनिटी में तकरीबन 75 किस्म की डिफरेंट कम्युनिटीज है पाकिस्तान में। जी। और इंडिया में 500 किस्म की कम्युनिटीज जी। है। जी। हमारी कम्युनिटी है बाटवा। ठीक है। बाटवा, धोराजी, कुतियाना, ये सारा ये है, ज़्यादा कुछ वंथली, ये बड़ी वेल नोन कम्युनिटीज हैं। जी। जी। तो सबसे बड़ी आबादी भी मेमनों में हमारी कम्युनिटी की है, बाटवा की। अच्छा। हाँ। ठीक है। तकरीबन मोर देन 165,000 है। बाकी किसी के 5,000 है, किसी के 10,000 है, किसी के 20,000 है। 70,000 से बड़ी सेकंड कम्युनिटी है, ओखाई कम्युनिटी है। जी। ये कम्युनिटी बेस्ड है, जो वेलफेयर के काम बहुत बड़े करती है। हाँ। सोशल काम बहुत करती है, तो उस लिहाज से अच्छा काम हो जाता है। जी। फिर हमारी एक पेरेंट्स बॉडी होती है, हाँ। ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन, जी। जो सबकी पेरेंट्स बॉडी होती है, जो अपने लिहाज से जो छोटी छोटी बहुत जमातें होती है जिनकी इतनी आइडेंटिफिकेशन नहीं होती है, तो उसको वो खुद एडॉप्ट करती है। हाँ। तो उनके लिए जितने मसले मसाइल, कोई प्रॉब्लम हो तो वो सोल्व करती है। हाँ। यानी इसमें बेशुमार एक हमारी वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनेशनली है, वहाँ से फंड ज़्यादातर बाहर से भी आते हैं। जितने फंड हम जमा करते हैं यहाँ पर, इतने फंड बाहर से आ जाते हैं। अच्छा सर, देखें, हमने जब बात की आपके बचपन पे, शादी पे, फिर हमने कम्युनिटी पे बात की, आपने सोशल वर्क भी बताया, लेकिन मैं साथ में जिस तरह आगाज़ में हमने बात की थी, आपने एक बहुत अच्छा मैसेज हमारी यूथ के लिए भी दिया था कि एजुकेशन मस्ट, बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मैं अगर आपकी तालिब इल्मी की बात करूँ कि कहाँ से आगाज़ किया, कहाँ आपने तालीम जब हासिल की, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि माइंड में
चीज़ें कुछ होती हैं, पढ़ इंसान कुछ रहा होता है और वो बन कुछ और जाता है। ऐसे लोग भी मौजूद हैं, ऐसी मिसालें भी मौजूद हैं। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि जो लोग आपको जानते हैं, अगर हम ट्रैवल्स की बात करें, टूरिज़्म की पाकिस्तान में, और पाकिस्तान की तरफ से जिम्मेदारियाँ देने की कंप्लीट, तो उसमें अगर आप, मैं पौलानी ग्रुप्स की भी बात करूँ, CEO, तो उसके बारे में कुछ बताएं कि किस तरह से एजुकेशन का सिलसिला हुआ, कैसे, यानी अचानक तो नहीं हुआ, कुछ सोचा था या अचानक हो गया? आजकल की जनरेशन जी में जो बच्चे की फीस एक साल में जाती है, जी हमारे यहाँ 14 साल में ग्रेजुएशन तक इतनी फीस नहीं जाती थी। हमारी पहली क्लास की फीस 1 रुपया थी, जस्ट 1 रुपीस जी। उस टाइम पे। हाँ हम कॉलेज में था मैं जी। तो 12 या 13 रुपये फीस थी। हाँ जो आजकल के बच्चों की 1 महीने की फीस है, मैं समझता हूँ मैंने उसमें ग्रेजुएशन कर लिया था। जी तो ये उस टाइम पे एक तो लोगों के अंदर शौक था पढ़ने जी। का, और वैल्यू तो जो अब एक डिफरेंस आ लोगों गया के पैसे अंदर का। इतना, जो पैसे वाले भी थे ना, जी इनका इतना शो ऑफ नहीं होता था। हाँ बड़ी सादगी वाली जिंदगी गुजारते थे। जी एजुकेशन के ऊपर बहुत तवज्जो होती थी। जी मैं आज भी एक एग्जांपल दूं, उस टाइम से बच्चे हैं, जी। एक ही फैमिली के अंदर 5 चार्टर्ड अकाउंटेंट, 5 भाई हैं। हाँ मुझे कोई पाकिस्तान में या दुनिया में दिखा दें एक घर के अंदर 5 भाई हों, हाँ। चार्टर्ड अकाउंटेंट हो। जी। एक घर में 4 भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, 2 डॉक्टर। हम्म। तो ये मैं ओल्ड सिटी की बात करता हूँ, जहाँ मैं पैदा हुआ हूँ, उस जी। एरिया से बच्चे जो बड़े हुए हैं ना, उनकी बात हाँ। कर रहा हूँ ये। बिल्कुल मैं यानी समझ उस टाइम पे लोगों के अंदर क्या शौक था पढ़ने का, हाँ मेरे अंदर नहीं था शौक इतना पढ़ने का। जी। फ्रैंकली स्पीकिंग, अच्छा मैं पढ़ने से बहुत भागता था, अच्छा लिटरली भागता था मैं। ठीक है। बाप ने, मेरे वालिद साहब ने, मेरा मैट्रिक का इम्तिहान हुआ था तो उनके कुछ ताल्लुकात होते थे अखबार में, तो चले गए जी। रिजल्ट देखने जी। के लिए। सबसे पहला मेरा रिजल्ट चेक किया था 3rd डिवीजन में। अच्छा पहले ही चले गए थे, वो तो एक्साइटमेंट में गए होंगे वो ना सर? एक्साइटमेंट में इसलिए नहीं, उनके ताल्लुकात थे। मेरे वालिद हाँ। साहब की सोशल फील्ड हाँ बहुत बड़ी है। 75 ईयर सोशल फील्ड में रहे जी। मेरे वालिद साहब। जी वो सत्तार एदी का नाम सुना है? जी, वो जी। मेरे वालिद के अंडर में काम करके बनाया। हाँ मेरे वालिद के अंडर में जॉब करता था वो। जी तो ये जो ताल्लुकात थे, मैं, उन्होंने अखबार में गए तो 3rd डिवीजन में देखा नंबर नहीं था। बोले चलो 5 डिवीजन में तो देख लो कि पास तो हो गया, नहीं हुआ है। जी। उसमें भी नहीं था, बड़े परेशान थे। हाँ गलती से 2nd डिवीजन में जाके चलो देख लिया, हाँ तो 2nd डिवीजन में मेरा नंबर आ गया था। जी। तो अल्लाह ने मेरी इज्जत रख ली थी उस टाइम पे, मैट्रिक में भी। यानी मेरा पढ़ने का विषय भी लेकिन literally- फिर उसके बाद आप एक मैंने तरह graduation- सबके लिए एग्जाम्पल तो है ना, क्योंकि हम उसके ऊपर बात करेंगे सर, फिर हमारी मजबूरी है, ब्रेक का टाइम हो जाता है और आपकी बात इनकम्प्लीट रह जाती है। तो वो मसला है ना कि दोबारा प्रोग्राम शुरू- बहुत छोटा होता है ना, मुझे बहुत तकलीफ होती है सब नहीं जगह नहीं, पर। आपको इस तकलीफ से बचाने के लिए एक और प्रोग्राम भी किया जाएगा। नाज़रीन देखते रहिए शाम फैज। अभी वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं शाम फैज़। मोहम्मद याहिया पौलानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और ब्रेक पे जाने से पहले ज़रा एजुकेशन की बात कर रहे थे कि तालीम के भी चोर थे, लेकिन अगर मैं अब सक्सेस की बात करूं तो भी आपको सुनवाएंगे सर। अगर ठीक है वो हुआ, लेकिन उसके बाद आपने स्ट्रगल की माशाल्लाह से, और फिर तमगा इम्तियाज़ भी, उससे भी नवाजा गया आपको, और आपने इतनी समाजी खिदमात की पाकिस्तान के लिए पेश। इस वक्त भी आपका नाम इस तरह से है कि आप मुल्क के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। अगर मैं बात करूं कि सारा सिलसिला चल रहा है FPCCI, जो कि पाकिस्तान के लिए इस वक्त बहुत बड़ा इदारा माना जाता है और काम कर रहा है, तो उसमें किस तरह से ये इतने अपना बिजनेस, अपनी चीज़ें लेते हुए, इतनी जिम्मेदारियां, ग्रुप ऑफ कंपनीज की अगर हम बात करते हैं, उसके साथ कैसे मैनेज कर रहे हैं जिम्मेदारी को? कौन कौन लोग अटैच हैं? कुछ अगर हमारे नाजरीन अवेयरनेस के लिए अगर आपको नहीं पता है। FPCCI में मेरा तकरीबन ताल्लुक 20 साल से कंटिन्यूस है जी उनकी। मैं एविएशन कमेटी होती है, उसका मैं चेयरमैन हूँ। ठीक है कभी कभी एविएशन और टूरिज्म भी मेरे जी। पास होती थी, जी इसलिए कि वो हाँ। हमारा अपना ही ग्रुप जीतता जी था। जी बिल्कुल। हाँ, तो बिल्कुल। जब जो कमेटी चाहिए होती वो मिल जाती थी। हाँ मैं वही कमेटी लेता था जो मेरे कंसर्न होती थी, हाँ ताकि मैं उसको आगे डिलीवर्स कर सकूं ठीक है लोगों तक। ठीक है या एयरलाइनें हैं जितनी, जी वो सब मेरे अंडर में आती थी, तो मैं उनसे जाते ही लेटर भेजता था ठीक कि है आपका कोई भी प्रॉब्लम हो, फेडरल जी। लेवल पे हो, ठीक है तो ठीक है हमारी FPCCI एपेक्स बॉडी ऑफ पाकिस्तान है, जी वो डिलीवर्स करेगी आपके बिहाफ पे। कोई मसले होंगे, प्रॉब्लम होंगे, तो हम उसको हल करेंगे। ठीक है तो इसी तरीके से उनके साथ
2-4 महीने में एक मीटिंग कॉल कर ली PCCI में जी। 1-2 घंटे के लिए, तो इतना बड़ा मुश्किल होता नहीं था 1-2 घंटे निकालना, क्योंकि बिजनेस तो सेटअप किया हुआ 47 ईयर हो गए मुझे, जी। तो उसमें 2 घंटे निकालना कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। जैसे कोविड की वजह से मैंने 4 महीने तो ऑफिस ही नहीं गया मैं। अच्छा, लेकिन सर कोविड का एक्सपीरियंस वैसे कैसा रहा आपका? क्योंकि कुछ लोगों का कहना ये था कि हमने उससे बहुत कुछ सीखा है, कुछ चीज़ें ऐसी लगती थी हम ये कर नहीं सकते लेकिन उसने हमें सिखाई। अल्हम्दुलिल्लाह जी। पाकिस्तान के ऊपर अल्लाह की रहमत आई। बहुत बड़ी। जी। लोगों को, हमारे कुछ लोग अपनी हदूद पार कर चुके थे, जी। वो अपनी औकात में वापस आ गए। हाँ। हमारे जितने सिस्टम में कमियां थी, खामियां थी, वो पूरी हो गई। जी। अल्लाह ताला ने जो जो खामियां रखी हुई थी, जी। हम लोगों ने जो की थी खामियां, हाँ। अल्लाह ताला ने तो नहीं रखी थी। हाँ। हमने जो हमारी वजह से जो हुई थी वो हमने पूरी की गवर्नमेंट ने। जी। जैसे पहले ये PCR का टेस्ट की 2 लैब होते थे, अब मोर देन 100 लैब हो गए। हाँ। क्वारंटाइन सेंटर बहुत बेशुमार जगहों पे बन गए। जी। ये सब चीज़ें फैसिलिटीज़ बढ़ी, लोगों को, गरीबों को 12-12 हज़ार रुपये मिले, खाना उनके घर पे, उनके राशन पहुंच गया 4-4 महीने का। जी। अल्लाह ताला ने रास्ते पैदा किए थे। हाँ। और सबसे ज़्यादा कम इफेक्ट पाकिस्तान हुआ है, बिल्कुल। जो सबसे बड़ी आबादी में 6ठे नंबर पे है दुनिया में, जी। वो सबसे कम इफेक्ट हुआ है। हाँ। 22 करोड़ की आबादी है, अगर सही मर्दूशुमारी हो जाए तो 23-24 करोड़ हो आपकी जाएगी। दुआ कबूल हो जाए, मैं तो ये कहूंगी। मर्दूशुमारी सही होनी हाँ, चाहिए। बिल्कुल। ये जुल्म है, गुनाह है, ये मैं इसके लिए बहुत बड़ा आपकी गुनाह बात है के लिए ये। कहूंगी। मैं तो बिल्कुल। फिर आपको तो, क्योंकि आपके जो चैनल का नाम जो है ना इतना जी। प्यारा है जी, बहुत शुक्रिया। कि जिसका मैं बयान करने लगूंगा तो मैं आधा घंटा उस पर खा जाऊंगा आपका। नहीं, मैं तो कि आपसे उस पे इख्तिताम में मैसेज अभी बस लेती और आप जो देखें फेस बता रहे हैं। नाम रखा है फेस चैनल, इससे पूरी दुनिया को फेस पहुंचना चाहिए। बिल्कुल, हमारी कोशिश यही है सर। आपकी चैनल से जी। ऐसी कोई न्यूज़ वेब पे नहीं जानी चाहिए जो पाकिस्तान के इमेज को खराब करे, जी। क्योंकि इसकी वजह से दुनिया में दुश्मन बहुत हैं, और मौके का फायदा उठाना मौके नहीं, का फायदा उठाने वाले बहुत हैं, जी। दोस्त कम हैं। हाँ। और पाकिस्तानी इकोनॉमिकली स्ट्रांग इतने नहीं जी। है कि दुश्मनों का फेस कर सके। बिल्कुल। तो इसलिए जो फेस चैनल का माम है वो फेस पहुंचना चाहिए। स्पेशली 12 रबीउल अव्वल का महीना है, जी। इसके ऊपर भी आप प्रोग्राम होने चाहिए हो आपके रहे हैं चैनल सर। से, हो रहे होंगे जी। डेफिनेट, उसका भी फेस पहुंचना चाहिए। जी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पे आपका प्रोग्राम आने चाहिए, क्योंकि ये ऐसा नाम प्यारा बिल्कुल, है, बिल्कुल। इतना प्यारा नाम है कि इसको आदमी कभी भूल नहीं सकता है। और सर वही बात है ना, हम मीडिया किरदार की बात कर रहे हैं और मैं इस बात पे आपको भी बहुत ज़्यादा थैंक यू कहूँगी कि आपने उस चीज़ को अप्रिशिएट किया कि वक्त के साथ अगर टेक्नोलॉजी आई तो मीडिया का भी कितना बड़ा किरदार है। और कितने अच्छा लोगों को बुरा रोजगार इंसान- मिला है, ये सोचिए बिल्कुल, आप। बिल्कुल। कितने लोगों को रोजगार मिला है। अभी रोजगार जब छिना है हाँ। तो लोग सब रोडों पे आ गए। अच्छा सर, लेकिन अब देखें प्रोग्राम का हमारा टाइम जब इतना यानी कम बचा है, मैं आपको लेकिन रोकूंगी इस वाली बात पे कि मैं एक चीज़ है जो ख़ास तौर पे आपसे पूछना भी चाहती हूँ। जहाँ आप अभी ये बात कर रहे हैं और आपका थोड़ा मैं देखती हूँ आंखें भी नम और जज्बाती होते हुए, तो एक बहुत बड़ा क्राइसिस आया जो हमारे मुल्क में मई में, अगर हम अपने एयर क्रैश की बात करें पाकिस्तान में, उसमें आपके बिल्कुल सगा रिश्ता और सगे रिश्ते कि आपके भतीजे भी और साथ में यानी बहू, 3 बच्चे उनकी भी डेथ हुई वो उस वक्त। और वो स्पेशली जब मीडिया के सामने बताना था, उसकी कंफर्मेशन वो आपसे की जा रही थी, तो वो कैसा वक्त था, किस तरह से फेस किया? सबसे बड़ी बात ये थी जी। कि जिस बच्चे, मेरा भतीजा था, जी। उसकी वाइफ और 3 बच्चे यूके में, उसकी वाइफ यूके में PhD कर रही थी। जी। उसको स्पॉन्सर किया था IBA ने। ओके। उसने बोला मैं नहीं जा सकती हूँ, बोला मेरे 3 बच्चे हैं, बोले 3 बच्चों को साथ लेकर वहीं पढ़ाओ। उन्होंने 1.5 लाख पाउंड की स्कॉलरशिप दी थी ओके। IBA ने। ठीक है। जब कोविड आया तो उसने बच्ची ने माँ को फ़ोन किया, मेरा पाकिस्तान आपको देखने का बहुत मूड हो रहा है। जी। वहाँ भी सारी इंस्टीट्यूशन बंद थी, हाँ। तो इसको फ्लाइट मिली लंदन से या मैनचेस्टर, 4 घंटे ड्राइव करके गई। जी। वहाँ से इनको फ्लाइट मिली लाहौर की। हाँ। वहाँ मेरा एक छोटा भतीजा है, हाँ। वो 2 दिन क्वारंटाइन में रही, 2 फिर बच्चे के पास रही। हाँ। जो मेरा एक भतीजा मेरा यहाँ स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में था, जी। जो क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट का हेड था, जी। और उसको उसके छोटे बेटे ने बोला कि अब्बू आप लेने आओ तो हम आएंगे आपके साथ वापस। जी। ये जाने से पहले 3 चीज़ें मैं आपके मीडिया को बताना चाहता हूँ। उस बिल्कुल। बच्चे ने जाने से पहले कब्रिस्तान में गया था, हाँ। रमजान का महीना था, बिल्कुल।
अपने बाप के कदमों में अपनी कब्र बुक करा के आया था। उसको राशन भी लेके आया, हाँ, अपनी कब्र भी बुक करा के लेके आया। ओके, फिर वो बच्चा लाहौर गया, लाहौर से पहले बच्चा फिर अपने घर पे आया, अपनी माँ को बोला दुआ करना मैं शहीद हो जाऊं। माँ ने बोला क्यों बोल रहे हो? बोले मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं बैंक में नौकरी करता हूँ, अल्लाह को पसंद नहीं हो जी, तो मैं शहीद हो जाऊँ तो अल्लाह माफ़ कर देगा। वो तीसरी सबसे जो अहम बात बता रहा हूँ आपको जी, कि जब वो लाहौर से डिपार्चर हो रहा था हाँ, तो अपने छोटे भाई को बोला कि मेरी नमाज जनाजा तुम पढ़ाना और आलमगीर मस्जिद में पढ़ाना। अच्छा, यानी वसीयत कंप्लीट यानी हो तीनों चुकी उस है। बच्चे ने तीनों काम वो किए थे। और उसके 2 घंटे के बाद प्लेन का क्रैश हो गया। ओके, ये चीजें मैंने पहले कहा कि जब बच्चा माँ के पेट में होता है, हाँ, 4 महीने का होता है तो उसकी डिपार्चर डेट लिख दी जाती है जी, कि भाई इनकी डेट, इनकी एज इतनी रहेगी तो बस चले जाएंगे। हाँ, सिर्फ लोगों के लिए इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ना चाहिए। जी, जो भी हाँ, या बिल्कुल। कोई एक्सीडेंट भी हो जाए, हाँ, कोई भी किसी को चोट भी आया, उसके लिए भी ये पढ़ना जरूरी, अच्छी चीज बिल्कुल, है ये। बिल्कुल, और ये सबर 3 दिन के लिए आप शोक कर सकते हो। हाँ, और जो बच्ची थी, हमारी बहू थी, जी, उसकी माँ उसी दिन आई। हम्म, उसने मेरी भाभी को बोला कि मेरे बच्ची के जितना दिन अल्लाह ने लिखे थे दुनिया में वो दे दिए, आप भी सब्र करो। जो इनको मौत मिली है, शहादत की मौत मिली है, जी, मैंने सब्र कर लिया है। बहुत खूबसूरत, बहुत शुक्रिया सर, बहुत ज़्यादा शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। Most आपने welcome. हमारे प्रोग्राम के लिए टाइम निकाला, ये मेरी और मेरी टीम की थैंक तरफ यू। से आपके लिए है। अल्लाह आपको और आपकी टीम को खुश रखे, सारी जिंदगी खुशियाँ बहुत बांटता शुक्रिया रहे सर। अल्लाह ताला आपको और टीम को पूरी। सर ये भी आपके लिए है। जी तो नाज़रीन, यकीनन आपने हमारा प्रोग्राम शाम फैज़ हमेशा की तरह बहुत एंजॉय किया होगा। देखते रहिए शाम फैज़ और अपनी फीडबैक भी देते रहिए। आप लोग जो ईमेल्स करते हैं, फरमाइशें करते हैं, मैं पूरी कोशिश करती हूँ उन्हें पूरा किया जाए और आपके सामने वो तमाम चेहरे लाए जाएं जिन्हें आप देखना चाहते हैं, उनकी लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं। अपनी मेज़बान नाज़िया अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।